बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट गफूर। आप मुझे अपने चैनल गफूर नाव पे देख सकते हो। नाजरीन, आज का दिन बहुत अहम दिन है क्योंकि आज का दिन 27वीं आईनी तरमीम की जो पासगश हो रही थी बिल आखिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान से पास हो गया। सेनेट ऑफ पाकिस्तान से इसको मंजूर कर लिया गया। तो नाजरीन, 27वीं आईनी तरमीम पेश करने की तहरीक पर ऐवान में वोटिंग हुई तो पीटीआई के सैफुल्लाह अब्लू आईनी तरमीम पेश करने की तहरीक के हक में हुकूमत के साथ खड़े हुए। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के अहमद खान भी इस तहरीक में खड़े हुए। बाद में 64 अरकान सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम के शिक नंबर तकरीबन 59 शिक्कों की मरहलवार मंजूरी दी। सेनेट अरकान ने नशिस्तों से खड़े होकर वोटिंग में हिस्सा लिया। इसके बाद 27वीं आईनी तरमीम बिल सेनेट से हातमी मंजूर के लिए पेश किया गया। आईनी तरमीम बिल मंजूरी के लिए आजम नजीर तारल ने पेश किया। सेनेट अरकान ने 27वीं आईनी तरमीम के हक या मुखालमत में लाबिज में जाकर वोट दिया और यूं 64 अरकान ने तरमीमी बिल के हक में वोट दिया जबकि मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। चेयरमैन सेनेट सईद यूसुफ रजा गिलानी ने रोलिंग दी कि 27वीं आईनी तरमीम बिल सेनेट से मंजूर कर लिया। 27वीं आईनी तरमीम बिल के हक में 64 वोट आए जबकि आईनी तरमीम के खिलाफ कोई वोट नहीं आया। आईनी तरमीम बिल पर वोटिंग के बाद पीटीआई के सैफुल्लाह अब्लू ने अपने सेनेटरशिप के सीट से इस्तीफा का ऐलान भी किया। तो ये आज की बहुत बड़ी खबर थी कि हुकूमत ने बिल आखिर 27वीं आईनी तरमीम का जो बिल था उसको सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर किया। इसके बाद नाजरीन, इससे पहले आज इस बिल के मंजूर होने से पहले जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट में वफाकी आईनी अदालत के हवाले से बात की थी, लेकिन इसके फौरन बाद अब इनका एक खत मंजर आम पर आया है। ये खत 8 नवंबर 2025 का और इसमें खास तौर पर 27वीं आईनी तरमीम के बारे में बात की गई। ये खत 5 से 7 सफात पर मुश्तमिल है, तो जरूरी है कि उनका पूरा का जो मौक़िफ़ है उसको नाज़रीन आपके सामने में पेश कर रहा हूँ बहु जैसा कि मंसूर अली शाह साहब ने इस खत को मंजर आम पर जो लाया है। तो जनाब, ये खत शुरू होता है तो लिखते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम पे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद को मुखातब करके शुरू होता है। तारीख 8 नवंबर 2025। मौजू यानी सब्जेक्ट है मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम के बारे में कौमी इदाराजाती मुशावरत। वो लिखते हैं, जनाब मंसूर अली शाह साहब स्टार्ट करते हैं। वो लिखते हैं, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, बतौर सरबराह अदलिया जो अदलिया के खुद मुख्तारी के अमीन और इख्तियारात की आलिदगी का निगहबान है, मैं ये खत इस गहरी तशवीश के इजहार के लिए लिख रहा हूँ। इतलात के मुताबिक हुकूमत आईन पाकिस्तान में 27वीं तरमीम पेश करने जा रही है। इस तरमीम के तहत बज़ाहिर मुल्क के अदालती ढांचे में एक बुनियादी तब्दीली मकसूद है, यानी एक अलहदा वफाकी आईनी अदालत के क़याम के जरिए सुप्रीम कोर्ट को महज एक अपील की अदालत के दर्जे तक महदूद कर देना है। वो जोर देते हैं कि ऐसे दो रस तब्दीली न तो इंतजामिया और न ही मुकन्नना एक तरफा तौर पर कर सकती है। अदलिया सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं बल्कि तमाम आईनी अदालतों की जज साहिबान को बाकायदा और रिकॉर्ड शुदा मुशावरत में शामिल करना आईनी तकाजा है। बतौर सरबराह अदलिया यह आपकी आईनी और अखलाकी जिम्मेदारी है कि कोई ऐसी तरमीम अदलिया की राय और इत्तेफाक राय के बगैर आगे न बढ़े। अगर ऐसे होने दिया गया तो अदलिया को इसकी अपनी शरकत के बगैर दोबारा तश्कील दिया जाएगा, जो न सिर्फ आईनी शाइस्तगी बल्कि इख्तियारात की अलहदगी की उसूल के भी खिलाफ वर्जी होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह याद दिलाते कि ये किसी आम कानून में तरमीम नहीं बल्कि आइन में तब्दीली है जो रियासत के पूरे निजाम कार का फ्रेमवर्क तय करता है। ऐसे तरमीम के लिए इदारों के दरमियान बामकसद मुकालमा नागजीर है। सुप्रीम कोर्ट बतौर मुहाफिज आइन इस अमल में खामोश तमाशाई नहीं रह सकती, खास तौर पर जब मामला खुद अदालती उज़्मा के आईनी मकामात को बदलने का हो। हकायक की बुनियाद पर मेरी राय में जरूरी है कि मुजवजा आईनी तरमीम जो एक अलहदा वफाकी आईनी अदालत का क़याम और सुप्रीम कोर्ट के महज अपील तक की हैसियत महदूद किए जाने से मुतालिक है पर कोई कदम उठाने से कबल तफसीली और इदाराजाती मुशावरत की जाए। नंबर 1, क्या अदलिया से बार बार मुशावरत की गई? वो लिखते हैं कि दुनिया की जमहूरी रिवायत में आईनी इस्लाहात के वक्त अदलिया की शरकत और गौर व खौस को नागजीर करार दिया गया। बैनुल-अक़वामी उसूल वाज़ेह करते कि अदलिया के ढांचे में कोई तब्दीली अदलिया से बाहमी और इदाराजाती मुशावरत के बगैर नहीं की जा सकती। वो मैग्ना कार्टा ऑफ जजेस 2010 का हवाला देते जिसमें कहा गया कि अदलिया को इन तमाम फैसलों में शामिल किया जाएगा जो अदालती
فرائض کی انجام دہی پر اثر انداز ہو۔ اس طرف وینس کمیشن کی رول آف لا چیک لسٹ اس بات پر زور دیتی ہے کہ عدلیہ سے متعلق قانون سازی شفاف، جواب دہ، جامع اور شرکت پر مبنی ہونی چاہیے۔ مزید لکھتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، کامن ویلتھ لمیٹیڈ ہاؤس پرنسپلز 2003 کے مطابق عدلیہ کی تنظیمی یا مالیاتی معاملات صرف عدلیہ اور انتظامیہ یا مقننہ کی باہمی مشورے سے ہی طے کیے جا سکتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب مزید لکھتے ہیں کہ برطانیہ میں 2005 کی کانسٹیٹیوشنل ریفارم ایکٹ کے تحت چیف جسٹس اور حکومت کے درمیان باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا جس نے عدالتوں سے متعلق تمام امور پر مستقل مشاورت کا طریقہ کار طے کیا۔ کینیا کی 2010 کے آئین کی تیاری میں عدلیہ اور سول سوسائٹی کے ساتھ وسیع مکالمہ ہوا۔ جنوبی افریقہ میں 1996 کا آئین خود آئینی عدالت نے اس بات کی تصدیق کے بعد منظور کیا کہ عدلیہ کی آزادی اور اختیارات کی علیحدگی کے اصولوں کے مطابق ہے۔ اس کے برعکس پولینڈ میں عدالتی اصلاحات کے دوران عدلیہ سے مشاورت نہ کرنے پر وینس کمیشن اور یورپی کمیشن دونوں نے اس عمل کو رول آف لا کی خلاف ورزی قرار دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپنے اس خط میں مزید لکھتے کہ یہ تمام عالمی مثالیں ایک بنیادی آئینی اصول کی تصدیق کرتی ہے کہ عدلیہ کی تشکیل، دائرہ کار، اختیار یا خود مختاری کو متاثر کرنے والی کوئی بھی آئینی ترمیم عدلیہ سے بامعنی اور بامقصد مشاورت کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ سوال یہ کہ پاکستان میں ایسے مشاورت ہوئی ہے کیا سپریم کورٹ اور وفاقی شرعی عدالت اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو اس مجوزہ ترمیم پر غور و خوض کے لیے مدعو کیا گیا تاکہ وہ اپنی ادارہ جاتی رائے ریکارڈ کر سکے؟ اگر نہیں تو یہ عمل آئینی شائستگی اور جمہوری جواز دونوں سے محروم ہے۔ تاریخ ایسے موقع کو آسانی سے معاف نہیں کرتی، یہ انہیں آئینی قیادت کی ناکامی کے طور پر محفوظ کر لیتی ہے، خاص طور پر جب اداروں کے اندر خاموشی نے اس عمارت کو کمزور کیا جس کی حفاظت ان کی ذمہ تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ زیر سماعت ہے تو نئی ترمیم کیوں؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سوال اٹھا رہے۔ ایک اور اہم سوال ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کی آئینی حیثیت پہلے ہی عدالت میں زیر غور تھی تو کیا ایک نئی ترمیم لانا مناسب تھا؟ 26ویں ترمیم جس پر عدلیہ کے آزاد متاثر ہونے کا الزام تھا اب بھی عدالت میں چیلنج ہے۔ اس ترمیم پر مقدمات براہ راست موجود نظام حکومت اور موجودہ سپریم کورٹ کی قیادت سے متعلق ہے۔ جب تک یہ سوالات حتمی طور پر طے نہیں ہوتے عدالتی ڈھانچے میں مزید تبدیلی لانا غیر حل شدہ آئینی نکات کو چھپانے اور آئینی عمل اور نظام کی ساکھ پر مزید سوالات اٹھانے کی مترادف ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ مزید لکھتے کہ کیا زیر التوا مقدمات کا جواز اعلیٰ عدالت کے ساکھ بدلنے کے لیے کافی ہے؟ کہتے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مجوزہ آئینی عدالت کے قیام کا مقصد مقدمات کے بوجھ کو کم کرنا ہے، لیکن پاکستان کے اپنے اعداد و شمار اس مفروضے کی تائید نہیں کرتے۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن 2023 کے عدالتی اعداد اور شمار کے مطابق ملک میں 22,60,000 مقدمات زیر سماعت تھے، جن میں تقریباً 82% زیر عدلیہ میں، جبکہ سپریم کورٹ میں کل مقدمات کا 3% سے بھی کم حصہ تھا۔ تاخیر کا بڑا بوجھ نظام کے نچلے درجے پر ہے، نہ کہ اعلیٰ ترین عدالت پر۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی بینچز بنانے کے باوجود مجموعی التوا برقرار ہے۔ اسی طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب لکھتے اپنے خط میں کہ یہ اعداد و شمار واضح کرتے ہیں کہ مسئلہ سپریم کورٹ کی ساخت یا دائرہ کار سے نہیں بلکہ زیر التوا عدلیہ میں اصلاحات اور انتظامی بہتری سے جڑا ہے۔ لہذا اعلیٰ عدالت کی نئی تشکیل کو مقدمات کی بوجھ کا حل قرار دینا نہ صرف غلط فہم میں مفروضہ ہے بلکہ اس سے عدالتی ڈھانچے کی اثروں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ مزید برآں سپریم کورٹ نے ماضی میں متعدد اصلاحات کی جن میں کیس مینجمنٹ سسٹم، ای فائلنگ، عدالتی کارکردگی کے انڈیکیٹر اور بینچ تشکیل کا نیا طریقہ کار شامل ہیں۔ یہ اصلاحات درست سمت میں پیش رفت ہے جن کے ثمرات وقت کے ساتھ ظاہر ہو گئے۔ لہذا زیر التوا مقدمات کو بنیاد بنا کر عدالت عظمیٰ کی حیثیت بدلنا علاج نہیں بلکہ نظام کو غیر مستحکم کرنے کی مترادف ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب لکھتے کہ آئینی عدالت کے قیام سے عدلیہ کی خود مختاری پر کیا اثر پڑے گا؟ آئینی عدالت کے قیام سے بظاہر عدلیہ کی تقسیم کا تاثر ابھرے گا۔ ایک طرف وفاقی آئینی عدالت ہوگی جو آئینی مقدمات سنے گی اور دوسری طرف سپریم کورٹ جو محض اپیلیں دیکھے گی۔ اس دوہری ساخت سے عدلیہ کے اندر اختیارات کی غیر فطری تقسیم پیدا ہوگی اور قانونی اتھارٹی کے حوالے سے تذبذب لے گی۔ یہی وہ صورتحال تھی جیسے 1973 کے آئین میں دانستہ طور پر ختم کیا گیا تھا تاکہ ایک متحد عدلیہ وجود میں آئے جو آئین اور قانون دونوں کو محافظ ہو۔ اگر آج ہم اس وحدت کو ختم کرتے تو اس کے اثرات نہ صرف ادارے کی خود مختاری
बल्कि आवाम के आइन पर एतमाद पर भी गहरे होंगे। एक नई अदालत का क़याम का मतलब नई तकर्रिया, नया बजट, नई जवाबदेही, आखिरकार एक नया ब्यूरोक्रेटिक ढांचा होगा जो इंतजामिया की जेर असर आने के खतरे से खाली नहीं। इस तरह ऐसी तकसीम को दुनिया के कई ममालिक ने रद्द किया क्योंकि इससे अदालती यकजहती मजरू होती है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब लिखते कि क्या यह अमल अदलिया की इज्तिमाई दानिश को नजरअंदाज करने के मुतरादिफ नहीं। पाकिस्तान की अदलिया का इदारा अपनी तमाम अदालतों के साथ एक इज्तिमाई दानिश रखता है जो बरसों के अदालती तजुर्बे और आईनी रिवायत का नतीजा है। अगर इस इज्तिमाई दानिश को नजरअंदाज किया जाए तो सिर्फ अदलिया ही नहीं बल्कि रियासत का तवाजुन मुतासिर होगा। आइन की रूह इस वक्त ही सलामत रह सकती है जब हर इदारा अपने दायरे में रहकर दूसरे इदारे से बामकसद मुशावरत करे। यही उसूल आइन के आर्टिकल 175 और 184 में है जो अदलियत की खुद मुख्तारी को रियासती बुनियादी ढांचे का सतून करार देते हैं। लिहाजा मेरा गुजारिश कि आप बतौर सरबराह अदलिया फौरी तौर पर आईनी अदालतों के जज साहिबान का एक बाकायदा इजलास बुलाए ताकि इस मुजवजा तरमीम इदारजाती मौक़िफ़ तश्कील दिया जा सके। ये इजलास न सिर्फ अदलिया की राय को आईनी अमल का हिस्सा बनाएगा बल्कि मुस्तकबिल के लिए एक मुस्बत आईनी नजीर भी कायम करेगा। अपने खत के इख्तितामी पैराग्राफ में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, ये लम्हा फैसला कुन है। अगर अदलिया खुद अपने आईनी तशखीस की हिफाजत के लिए मुत्तहिद नहीं हुई तो आने वाले वक्त में इसके फैसले और आज़ादी दोनों मुतासिर होंगे। तारीख ऐसे मौके पर खामोश रहने वालों को याद नहीं रखती बल्कि वो इन इदारों को याद रखती है जिन्होंने आइन की सरबुलंदी के लिए इदारजाती अज़म का मुजाहिरा किया। यही वो लम्हा है कि अदलिया इज्तिमाई तौर पर अपने राय रिकॉर्ड पर लाए और ये वाजे करे कि आईनी तरमीम अदलिया के बगैर अदलिया पर नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम लिखते हैं मंसूर अली शाह साहब के मैं आपसे पुरजोर गुजारिश करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और वफाकी शरई अदालत के जज साहिबान से बाकायदा मुशावरत की जाए। मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम पर अदलिया का इदारजाती मौक़िफ़ तहरीरी शक्ल में हुकूमत और पार्लियामेंट को भेजा जाए। जब तक ये मुशावरत मुकम्मल न हो इस तरमीम को पेश करने से मुतालिक हुकूमत को आगाह किया जाए कि यह अमल अदालती मौक़िफ़ की बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। मैं ये सब कुछ बतौर जज सुप्रीम कोर्ट आइन पाकिस्तान के तहत अपने वफादारी के हल्फ के मुताबिक कर रहा हूँ। मेरा फर्ज है कि आइन, अदलिया और इंसाफ के उसूलों की पासदारी करूं। अगर अदलिया खुद अपनी आज़ादी पर खामोश इख्तियार कर ले तो फिर आईनी हल्फ की रूह पर मजरू हो जाती है। मेरे गुजारिश का मकसद इख्तिलाफ नहीं बल्कि इदारजाती यकजहती है। ये खत किसी फर्द या शख्सियत के खिलाफ नहीं बल्कि इस उसूल के हक में है जो हमें बतौर जज आइन के तहत मुत्तहिद रखता है। अगर हम इस मौके पर अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करें तो आने वाली नस्लों को एक मजबूत, खुद मुख्तार और बावकार अदलिया विरासत में मिलेगी। खैर अंदेश, दस्तखत जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो जनाब ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मौक़िफ़ है जो एक खत की सूरत में सामने आया है और कहा जा रहा है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कई जज साहिबान के साथ उन्होंने मुशावरत भी की है और इस आईनी तरमीम के हवाले से कुछ बातचीत भी की है। अब नाजरीन, जो नई वफाकी आईनी अदालत है इसका चीफ जस्टिस कौन होगा और जज साहिबान कौन कौन होंगे, इस हवाले से बहुत अहम प्रोग्रेस हो रही है। इस बारे में मैं आपको अगले व्लॉग में जो है वो इंशाल्लाह आगाह कर दूंगा। तो अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान रहा। अपना कमेंट का इजहार जरूर कीजिए। मेरा और हम सबका जो मुश्तरका चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आगे शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।